किन्लुओं के युद्ध क्षेत्र में पेड़ों से भरा एक बड़ा हरा द्वीप था जिसे अनंत साम्राज्य के प्रवेश द्वार के रूप में जाना जाता था। द्वीप पर कहीं सभी युद्ध क्षेत्रों के सभी सैन्य कमांडर थे। उनमें से एक साइक शुइन यू के पिता थे, जिन्होंने अपना हाथ अपनी थोड़ी के नीचे रखा था और ध्यान से देख रहे थे। उनके बगल में गु कैशन थे, जो स्क्रीन पर घूरने लगे। जोंग और अन्य लोगों के आने का इंतजार कर रहे थे। थोड़ी देर बाद जोंग और अन्य लोग द्वीप पर आ गए। लियो सैंडआउट हमारे लड़के की ओर मुड़े और एक प्रसन्न नज़र से उल्लेख किया कि स्वर्गीय तलवार का राजा जिंगुओ जिले की पहली पंक्ति में बैठा था। जोंग का ध्यान एक तरफ गया। एक शांत भाव के साथ उन्होंने उल्लेख किया कि यह समझना आसान था, और उन्होंने देखा कि सीलबंद राजा जी होंग यिन भी मौजूद थे। उनके मन में एक सवाल आया। उन्हें नहीं पता था कि वह भी जिंगुओ जिले में क्यों बैठे थे। उनके पीछे म्यू हिन क्यों थी। वह चुपचाप जमीन पर देखने लगी। तभी साइक शुइन यू प्रकट हुई, जबकि वह टमाटर की तरह लाल थी। उसने अपना हाथ अपनी बांह पर रखा, दूर देखा और समझाया कि इसका कारण ये था कि वर्तमान में जादुई शहर के युद्ध क्षेत्र में कोई राष्ट्रीय रक्षक नहीं था, इसलिए उसके पिता कार्यभार संभालेंगे। साइक शुइन यू को देखकर लियो सैंडआउट और म्यू हिंक्यू की आंखें क्रोध से भर गईं। वे जोंग के सामने खड़े हो गए और उसे अपनी बाहों से ढकना शुरू कर दिया। वह एक दुश्मन टीम की कप्तान थी और उन्हें लगा कि वह जोंग को जीतने की कोशिश कर रही है। उनके व्यवहार को देखकर हमारे लड़के का मन भ्रम से भर गया। वह चुप रहा। उसे समझ में नहीं आया कि क्या करना है या कैसे कार्य करना है। आसमान में एक दरार खुल गई और एक विशाल उड़ता हुआ जहाज दिखाई दिया। जहाज पर कई आदमी थे, एक जनरल और सफेद बालों वाला एक और आदमी। वे राजधानी के युद्ध क्षेत्र से थे और जहाज की युद्ध शक्ति की तुलना देश के 8वें रैंक के रक्षक के स्तर से की जा सकती थी। फेंग झेंगहाओ राजधानी के राष्ट्रीय रक्षक थे और उन्हें डर था कि दूसरे लोग यह नहीं जान पाएंगे कि उनका परिवार कितना महान और शक्तिशाली था। राजधानी का सितारा यंग झान जहाज से कूद गया। उसकी आंखें दृढ़ संकल्प से भरी थीं और उसका शरीर एक शक्तिशाली ऊर्जा विकीर्ण कर रहा था जो सबसे शक्तिशाली को भी भयभीत कर सकता था। हर कोई महान यंग झांग को पहचान गया, जिसकी उपस्थिति असाधारण थी। तभी आसमान में एक और दरार दिखाई दी और हालांकि राजधानी के लोग बहुत घमंडी थे, लेकिन शैली के मामले में गुआंगहाई का युद्ध जिला भी पीछे नहीं था। दरार से कई सिर वाला एक शक्तिशाली सुनहरा ड्रैगन निकला और वह जंजीरों से बंधा एक विशाल ताबूत ले जा रहा था। ड्रैगन के ऊपर एक आदमी गर्मियों की शर्ट पहने हुए था। यह यंग झान तियान था। उसकी आंखें खुशी से फैल गईं और एक आत्मविश्वास भरी मुस्कान के साथ उसने ताबूत की ओर अपना हाथ बढ़ाया और घोषणा की कि उसकी टीम, जिसे पुनर्जन्म कहा जाता है, मृत्यु की ओर जा रही है और ताबूत से बाहर आने वाली है। ताबूत ड्रैगन के ऊपर गिर गया और टुकड़ों में टूटने लगा। ताबूत जमीन पर गिर गया, लेकिन तभी गुआंगहाई युद्ध क्षेत्र के प्रतिभागी उभरे। उनमें से एक लंबे बालों वाला आदमी था। यंग झान तियान ने खुलासा किया कि इस साल पहला स्थान उनके युद्ध क्षेत्र का होने वाला था। अब जब सभी प्रतिभागी आ गए थे तो एक विशाल पोर्टल दिखाई दिया और जब कुछ लोग अंदर जा रहे थे तो अन्य चुपचाप देखते रहे। पहले दौर में एक टीम लड़ाई शामिल थी। 8 प्रमुख युद्ध क्षेत्रों में से 4 को समाप्त किया जाना था। गुप्त क्षेत्र के भीतर अस्तित्व क्षेत्र हर घंटे सिकुड़ता जाएगा और यदि कोई भी टीम गतिहीन रहती है तो उन्हें सजा के रूप में वज्र से मारा जाएगा। सभी ने पोर्टल में प्रवेश किया और अंतिम टीम जियांगन की टीम थी। जियांग और अन्य लोगों ने इलाके को स्कैन करना शुरू कर दिया। ये जगह एक जंगल था जिसमें खाली पड़ी इमारतें थीं। यह वह इलाका था जहां टीम की लड़ाई होने वाली थी। जियांग कप्तान था, इसलिए अन्य लोगों ने उससे पूछा कि अब क्या करना है। पोर्टल आसमान में गायब हो गया। जियांग की आंखें भ्रम से भर गईं। उसने बाई फेंग की ओर देखा और पूछा कि उनका क्या मतलब है। शांत नज़र से बाई फेंग ने अपना हाथ बढ़ाया और समझाया कि 8 प्रमुख युद्ध क्षेत्रों में से इसमें भाग लेने की संभावना 1000 में से 1 थी। अगर वे अपने विरोधियों को खत्म करना चाहते थे तो उन्हें पहले पहल करने और लाभ प्राप्त करने का तरीका खोजना होगा। हर कोई चुप रहा, ये सोचते हुए कि अब क्या करना है। जबकि दूसरी तरफ था म्यू हिनक्यू बाई फेंग को घूरने लगा और गुस्से से भर गया।
उसने पूछा कि वह कप्तान से इस तरह कैसे बात कर सकता है। उसने मांग की कि वह ज्यादा सम्मान दिखाए, इससे पहले कि चीजें दूसरे स्तर पर पहुंच जाएं। जियांग ने हस्तक्षेप किया और अपना हाथ उसके सिर पर रखा, अपनी आंखें बंद कीं और एक मजबूर मुस्कान के साथ सोचा कि बाई फेंग सही थी, क्योंकि इस तरह की स्थिति में व्यवस्थित होना बेहतर था। हमारा लड़का स्टोरेज स्पेस में पहुंच गया और सभी को इंतजार करने के लिए कहा। ये देखकर सभी को खुशी हुई, ये सोचकर कि कप्तान ने पहले से ही कुछ तैयारी कर रखी है। जियांग ने एक सोफा, मांस, सब्जियां और एक ग्रिल निकाली। वह जमीन पर बैठ गया, अपने हाथों को अपने घुटनों पर टिका दिया, उन्हें देखना शुरू किया और तय किया कि अब शुरू करने का समय आ गया है। बाकी लोग चुपचाप देखना शुरू कर दिया और जियांग ने सिस्टम के स्टोरेज स्पेस से जो कुछ भी निकाला था उसका नाम लेना शुरू कर दिया। लुओ सैंडाओ, बाई फेंग और तांग यंग हैरान और खुले मुंह वाले थे और उन्हें ये समझने में देर नहीं लगी कि जियांग बारबेक्यू का आयोजन करना चाहता था। हमारे लड़के ने मांस को कटार पर रखना शुरू कर दिया। म्यू हिनक्यू ने अपनी मुट्ठियां भींच लीं और खुद को गुस्से से भर लिया। और भले ही जियांग ने लगभग सब कुछ सही किया था, उसके अनुसार ये थोड़ा अनुचित था। लुओ सैंडाओ ने उसका पक्ष लेते हुए कहा कि अब बारबेक्यू करने का समय नहीं है, क्योंकि यह जीवन या मृत्यु का मामला है। तांग यंग ने शर्मिंदगी से अपने चेहरे पर हाथ रख लिया। वह जानती थी कि हालांकि हमारे लड़के में कई गुण थे, लेकिन वह टीम लीडर बनने के लिए नहीं बना था। अपनी टीम की प्रतिक्रिया देखकर जियांग की आंखें आश्चर्य और उलझन से भर गईं। बाई फेंग ने पास आकर देखा और उसका ध्यान कटार पर टिका हुआ था। उलझन भरी निगाहों से उसने पूछा कि क्या जियांग को नियम याद नहीं है? अगर वे स्थिर रहे तो उन पर बिजली गिर जाएगी। उसके बगल में खड़े आदमी का मन आश्चर्य से भर गया। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि जियांग ऐसी स्थिति में इस तरह से व्यवहार कर रहा है। हमारे लड़के ने कटार पर मांस रखा और सहजता से कहा कि उसे पहले से ही नियम पता है, लेकिन थोड़ा बारबेक्यू खाने से कोई समस्या नहीं होगी, क्योंकि आखिरकार पेट भरने से ही लड़ने की ऊर्जा मिलती है। जियांग वुशुंग ने अपना हाथ अपने जबड़े पर रखा और उसकी आंखें आश्चर्य से फैल गईं। उसके लिए जियांग एक अद्भुत विचार लेकर आया था। मुस्कुराते हुए उसने बारबेक्यू तैयार करने में मदद करने का फैसला किया। जियांग वुशुंग और हमारा लड़का बैठ गए और बारबेक्यू तैयार करने लगे। बाकी लोग ये देखकर कुछ उलझन में थे कि वह भी जियांग के साथ शामिल हो गया था। उनके अनुसार टीम में एक ही समय में दो ऐसे अविश्वसनीय लोग नहीं होने चाहिए, या शायद इसके पीछे कोई गहरा अर्थ था। लियू सान दाओ ने अपनी मुट्ठियां भींच लीं और उसकी आंखें खुशी से भर गईं। वह आखिरकार समझ गई कि जियांग का क्या मतलब था। धीरे धीरे सभी को यह विश्वास होने लगा कि यह बात सही है। उसके बगल में बैठे आदमी ने अपना हाथ अपनी ठुड्डी के नीचे रखा और मुस्कुराते हुए सोचा कि जियांग बहुत बढ़िया है, जबकि वह आदमी जो अपनी बाहें क्रॉस किए हुए था, उत्साहित महसूस करने से खुद को रोक नहीं पाया। सभी ने कप्तान की बात सुनने और मदद करने का फैसला किया। एक लाल बालों वाली लड़की ने एक कटार पकड़ी और खुश नजरों से उस पर भुने हुए आलू के स्लाइस डालने लगी, क्योंकि यह उसका पसंदीदा व्यंजन था। जियांग, जो उनके पीछे बैठा था, उसकी ओर मुड़ा और उसकी आंखें भ्रम से भर गईं। उसका भाव बदल गया। उसे ये देखकर कुछ आश्चर्य हुआ कि सभी लोग बारबेक्यू करने पर सहमत हो गए थे। उसने एक बनाने का फैसला इसलिए किया था क्योंकि उसे भूख लगी थी। जब से छोटे कीड़े फिर से प्रजनन करने लगे थे, तब से उसकी भूख अतृप्त हो गई थी। उसे बिजली गिरने का डर नहीं था, क्योंकि इस तरह से वह अपनी क्षमता को रिचार्ज कर सकता था। लेकिन अब उसके साथियों के हाव भाव देखकर चीजें उतनी सरल नहीं लगती थीं जितनी दिखती थीं। जब वह विचलित था, म्यू हाँ क्यों उसके पास आई और मुस्कुराते हुए समझाया कि अब वह भी इसे समझ गई है। ये सोचकर कि जियांग के विचार बहुत गहरे थे, वह बहुत मूर्ख थी और उसने इस पर ठीक से विचार नहीं किया था। एक शांत भाव के साथ जियांग ने पूछा कि उसने क्या समझा है। जवाब में उसने अपना हाथ अपने सिर के पीछे रखा, अपनी आंखें बंद कीं और समझाया कि सभी ने जियांग की योजना को समझ लिया है, और अगर उसने कहा कि वह इसे नहीं समझी है तो वह मूर्ख लगेगी। जियांग मदद नहीं कर सका, लेकिन यह न जानते हुए कि क्या हो रहा था, वह उलझन में पड़ गया। कटार तैयार करने के बाद जियांग वुशुंग ने उन्हें ग्रिल पर रख दिया।
हमारा लड़का जिस रणनीति का इस्तेमाल कर रहा था वह इतिहास में सिर्फ एक बार ही सामने आई थी। अगर उसने सैकड़ों पीढ़ियों पहले की प्रतिभाओं की सूची की समीक्षा नहीं की होती तो वह वास्तव में इसे समझ नहीं पाता। उसे उम्मीद नहीं थी कि हमारा लड़का इस मूल्यांकन के लिए इतना प्रयास करेगा। उसके लिए वह इस उपाधि के योग्य कप्तान था। उसने कटार पकाना शुरू कर दिया और उसकी नज़र जियांग पर टिकी हुई थी। उसने सोचा कि जियांग की योजना उन लोगों पर हमला करने के लिए शांति से प्रतीक्षा करने की थी जो थक गए थे। यह बाघ को खाने के लिए सूअर बनने का नाटक करने जैसा था। हालांकि यह एक अच्छी योजना थी, लेकिन यह बेहद जोखिम भरी थी। जियांग को इस बात का डर नहीं था कि हर कोई उसके खिलाफ सेना में शामिल हो जाएगा। जियांग वुशुंग की नज़र को महसूस करते हुए हमारा लड़का उसे चुपचाप देखने लगा, यह नहीं जानते हुए कि यह आदमी क्या साजिश रच रहा है। जियांग वुशुंग सोचने लगा कि क्या इसे ही अजेय हृदय कहते हैं। उसके लिए यह आश्चर्य की बात नहीं थी कि उसके दादा ने उसे जियांग के पास जाने और उसे करीब से देखने के लिए कहा था। उसकी तुलना में जियांग वुशुंग में प्रतिभा या ताकत की कमी नहीं थी, बल्कि किसी भी चीज से न डरने का दृढ़ संकल्प था। जियांग की आंखें गंभीरता से चमकने लगीं। उसने पूछा कि जियांग वुशुंग उसे इतनी गहनता से क्यों देख रहा था। वुशुंग, जो कटार को भून रहा था, ने उल्लेख किया कि वह उससे उतना अच्छा नहीं था। जियांग खड़ा हुआ और उससे कहा कि उसके कटार जल रहे थे। स्क्रीन पर सभी को दिखाई देने लगा कि जियांग वुशुंग और हमारे लड़के कटार तैयार कर रहे थे। हर कोई चुपचाप देख रहा था। फू कैशन की आंखें क्रोध और निराशा से भर गईं। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि जब दूसरे लोग तैयारी कर रहे थे या जांच कर रहे थे, जियांग बारबेक्यू कर रहा था। उसे लगा कि उसने ये सब हांग याओ से सीखा है। एक कप्तान के रूप में वह दूसरों को गुमराह कर रहा था। शर्मिंदगी के कारण उसे नहीं पता था कि जियांग बाद में बूढ़े डुआन का सामना कैसे कर पाएगा। लाल बालों वाला फेंग झेंघाओ नाम का आदमी हंसे बिना नहीं रह सका। उसने उसका मजाक उड़ाते हुए कहा कि इस बार जियांग नान ने बहुत अच्छी तैयारी की है। ये सुनकर ज़ाई जुन्यू के पिता का ध्यान उस पर गया और उसकी आंखें क्रोध से भर गईं। इसने गु कैशन का भी ध्यान खींचा, जो पलट गया और उसे गौर से देखने लगा। कई साल पहले प्रतियोगिता के दौरान मानव सम्राट ने ड्रैगन तलवार का उपयोग करके अपने कई विरोधियों का नरसंहार किया था। जब वह छोटा था तो वह जानबूझकर एक जगह रुक जाता था, बिजली गिरने का इंतजार करता था ताकि बाद में वह जांच करने के लिए 4 टीमों को बुला सके, जिससे एक युद्ध हुआ जिसमें उसने सभी का नरसंहार किया। ये सब उसने खुद किया था। उसकी क्रूरता ने, उसकी बहादुरी, उसके दृढ़ संकल्प ने लोगों को उसकी प्रशंसा करने पर मजबूर कर दिया। कई साल बीत गए और कोई भी उसके जैसा कारनामा नहीं कर पाया था। फेंग झेंघाओ की आंखें आत्मविश्वास से भर गईं और उसने उनका मजाक उड़ाते हुए कहा कि उन्होंने पहले चिकन की बूंदों और कुत्ते के मल जैसी चीजें सीखी थीं। उसके अनुसार वे इसके लायक नहीं थे। दूसरों ने हस्तक्षेप करते हुए समझाया कि उसके जैसा भगोड़ा ऐसी बातें नहीं कह सकता। उस आदमी ने अपनी बाहें क्रॉस की और हंसना शुरू कर दिया। ज़ाई जुन्यू के पिता ने गु कैशन के कंधे पर अपना हाथ रखा और एक मजबूर मुस्कान के साथ उसे गुस्सा न करने के लिए कहा। कुछ हद तक गुस्से में होने के बावजूद उसने मानने और चुप रहने का फैसला किया। किसी ने ये बताकर दूसरों का ध्यान खींचा कि किन लुओ, वू जियांग, किंग लैन और तियानफू के युद्ध क्षेत्र फिर से एकजुट होने जा रहे हैं और राजधानी को एक बड़ी समस्या का सामना करना पड़ेगा। गु कैशन ने उस आदमी को तीखी निगाह से घूरना शुरू कर दिया, यह उल्लेख करते हुए कि प्रतिभाशाली लोगों की यह पीढ़ी कमजोर नहीं है और राजधानी में वास्तव में समस्याएं होने वाली हैं। उस आदमी ने अपना हाथ बढ़ाया और एक आत्मविश्वास भरे भाव के साथ यह स्पष्ट कर दिया कि बेकार लोगों का एक समूह राजधानी के प्रतिभाशाली लोगों का सामना नहीं कर पाएगा। स्क्रीन पर एक नक्शा प्रदर्शित होने लगा। गु कैशन खड़ा हो गया और उसे ये समझने में देर नहीं लगी कि 4 कुलीन क्षेत्र राजधानी पर नहीं बल्कि जियांगन पर निशाना साध रहे थे। वे मजबूत पर हमला नहीं करना चाहते थे, वे कमजोरों पर हमला करना चाहते थे। फेंग झेंघाओ ये देखकर हंसे बिना नहीं रह सका कि उन्होंने आखिरकार कुछ सीख लिया है। उसके लिए ये देखने के लिए एक अच्छा शो होने वाला था। गुप्त क्षेत्र में कहीं पुरुषों का एक समूह था।
उनमें से एक ने एक तरफ देखना शुरू किया और सतर्क निगाह से बताया कि उसे जियांगन का समूह मिल गया है। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि वे बारबेक्यू कर रहे थे और उनके आसपास कोई सुरक्षा भी नहीं थी। ये कुछ असामान्य था, इसलिए उन्हें एहसास हुआ कि कुछ ठीक नहीं है और उन्होंने सोचा कि वे जाल बिछा रहे हैं। लंबे बालों वाले आदमी की आंखें भ्रम से भर गईं जब उसने देखा कि वे इस तरह की स्थिति में भूखे थे। तियानफू के नंबर 1 गौरव लियू ओशन नामक टीम के कप्तान ने अपनी मुट्ठी बंद कर ली और शक्तिशाली ऊर्जा जारी करना शुरू कर दिया। उसका ध्यान जियांग और अन्य लोगों पर केंद्रित था। उसने अपने आदमियों से कहा कि वे बहस करना बंद करें। चाहे जियांग की टीम कुछ भी करे, उन्हें योजना के अनुसार सीधे आगे बढ़ना चाहिए। उनके पास अभी भी साथी पहरे पर खड़े थे, इसलिए वे उन्हें जल्दी से हरा सकते थे। 20 कुलीन 3 समूहों में विभाजित होंगे। उनका समूह मुख्य रूप से जियांग वेशुंग को रोकने पर ध्यान केंद्रित करेगा, जबकि वू किनकिन का समूह जियांग चेन को नीचे गिराने के लिए जिम्मेदार होगा। काय लियू ओ की पहली दिव्य प्रतिभा, जिसका नाम वू किनकिन था, ने अपना हाथ बढ़ाया और कुछ खंजर बुलाए। उसकी आंखें आत्मविश्वास से चमक रही थीं, और हालांकि जियांग ने विपत्तियों पर महारत हासिल कर ली थी, लेकिन वह उनका उपयोग यहाँ नहीं कर सकता था। जब तक वे उसे अपनी तलवार निकालने का मौका नहीं देते, तब तक उसे हराना आसान होगा। लेकिन डैन लिशुंग के समूह का कार्य सबसे कठिन होने वाला था और समूह के बाकी सदस्यों की देखभाल करने की आवश्यकता थी। वुक्सियन की पहली प्रतिभा, जिसका नाम डैन लिशुंग था, ने अपने हाथों को आपस में जोड़ा और अपनी शक्तियों का उपयोग करना शुरू कर दिया, जिससे पानी दिखाई देने लगा। दृढ़ निश्चय से भरी निगाहों के साथ उसने उन सभी को शुद्ध करने की कसम खाई। लियू ओशुन की आंखें उत्साह से भर गईं। उसने लियू हैंग को दूसरों की मदद करने के लिए पोर्टल का उपयोग करने का आदेश दिया। किंगलिन के नंबर 1 प्रतिभाशाली लियू हैंग ने अपना हाथ बढ़ाया और एक पोर्टल प्रकट किया। जब वे हमला करने की तैयारी कर रहे थे, जियांग और अन्य लोग खाना खा रहे थे। वू कैक्सिन का ध्यान स्क्रीन पर केंद्रित था, और वह पसीने से तरबतर हो गया। दुश्मन पहले से ही 500 मीटर से कम दूरी पर था, और फिर भी उन्होंने उनका पता नहीं लगाया था। उसके लिए यह कोई मतलब नहीं था, क्योंकि भले ही जियांग ने इसे नोटिस नहीं किया हो, जियांग ओशुन को इसे नोटिस करना चाहिए था, और अगर यह इसी तरह जारी रहा तो वे मर जाएंगे। अन्य जनरल मदद नहीं कर सकते थे, लेकिन खुश महसूस करो, भूरे बालों वाले आदमी ने उल्लेख किया कि स्थानिक प्रणाली में लियू हैंग की छिपी हुई क्षमता अद्वितीय थी। मांसल आदमी ने अपनी बाहें पार की और हंसना शुरू कर दिया, यह उल्लेख करते हुए कि वू यादू दुनिया का सबसे अच्छा हत्यारा था। महिला ने कहा कि लिशुंग पूरे दक्षिया में जलीय वर्ग वाली पहली देवी थी। सफेद बालों वाला आदमी भी शामिल हो गया। उसने जोर से अपनी मुट्ठी से मेज पर मारा और कहा कि लियू ओशुन सबसे अच्छा रणनीतिकार था। सभी प्रतिभाशाली लोगों की निगाहें जियांग पर टिकी थीं, जो सोफे पर बैठकर खा रहा था जैसे कि कुछ हुआ ही न हो। जियांग ओशुन खड़ा हो गया और खुद को सतर्क होने से नहीं रोक सका। उसे उम्मीद नहीं थी कि बिजली गिरने से पहले दुश्मन आ जाएगा। वह जियांग की ओर मुड़ा, जो कुछ अच्छे कटार का आनंद ले रहा था। दुश्मन 100 मीटर से भी कम दूरी पर था, और उसे यकीन नहीं हो रहा था कि जियांग ने अभी भी इस बारे में कुछ नहीं किया है। वह इस नतीजे पर पहुंचा कि जियांग ने दुश्मन की मौजूदगी पर ध्यान नहीं दिया। जियांग ने मांस का एक टुकड़ा पकड़ा और उसे काट लिया। अब उनके दुश्मन 10 मीटर से भी कम दूरी पर थे। लियू ओशुन को लगा कि उनकी जीत पक्की है, लेकिन तभी जियांग ने मांस फेंक दिया। अप्रिय भाव के साथ अपना हाथ अपने मुंह के पास रखा और थूकना शुरू कर दिया। उसे नहीं पता था कि भयंकर जानवरों के पंजे किसने भुने थे, क्योंकि वे पके भी नहीं थे। भुने हुए पंजे लियू ओशुन के चेहरे पर लगे। उसकी आंखें डर से भर गईं, क्योंकि वह जियांग को बिना ये जाने कि उसे खोज लिया गया है या नहीं, देखने लगा। यह वीडियो का अंत है। अगर आप लोग अगला भाग देखना चाहते हैं, दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। जियांग हुआशुंग ने ऊर्जा छोड़नी शुरू कर दी, और भावनाओं से भरी निगाहों के साथ वह उछल पड़ा और उसकी नज़रें लियू ओशुन पर टिक गईं, जो पोर्टल के अंदर छिपा हुआ था। वह मुस्कुराए बिना नहीं रह सका और हमारे लड़के के लिए प्रशंसा महसूस की, ये सोचकर कि उसे बहुत पहले ही पता चल गया था कि उन पर हमला होने वाला है।
लेकिन वह शांत रहा और दूसरों को चेतावनी देने के लिए हड्डी फेंक दी। जियांग, जो सोफे पर बैठा था, कुछ हद तक भ्रमित महसूस करने से खुद को नहीं रोक सका। जियांग हुआशुंग की आंखें चमकने लगीं और मुस्कुराते हुए उसने पोर्टल पर वार किया। वह ये देखकर प्रभावित हुआ कि उसके विरोधी 000 प्रतिबंध स्थापित कर सकते हैं और प्रतिबंधों के भीतर चक्रीय भ्रम भी पैदा कर सकते हैं। लेकिन ये बेकार था क्योंकि वे पूरी तरह से जियांग चेन के जाल में फंस गए थे। पोर्टल टुकड़ों में बिखर गया, जिससे लियू ओशुन और उसके लोग दिखाई देने लगे। वह ये देखकर घबरा गया और क्रोधित हो गया कि हमारे लड़के ने उनकी उपस्थिति को भांप लिया था, फिर भी उन्हें अपमानित करने के लिए अंतिम क्षण तक इंतजार किया। जियांग हुआशुंग जमीन पर उतरा और उन्हें ध्यान से घूरने लगा। उनसे इतनी बकवास न करने के लिए कहा। लियू ओशुन और अन्य लोगों को एहसास हुआ कि अगर वे अब पीछे हट गए तो वे मरने वाले थे। उन्होंने योजना का पालन करने और जियांगनेन को पूरी तरह से खत्म करने का फैसला किया। जियांग की टीम के सदस्य सतर्क हो गए। हमारा लड़का खड़ा हो गया और सभी ने उसकी प्रशंसा करना शुरू कर दिया। उनके लिए वह ऐसा व्यक्ति था जो सब कुछ नियंत्रण में रखता था और छोटी से छोटी बात पर भी ध्यान देता था। वे उसके प्रति प्रशंसा महसूस करते थे। वू हिनक्यू उसके पास गई। उसकी आंखें खुशी से भर गईं। एक आत्मविश्वास भरी मुस्कान के साथ उसने उल्लेख किया कि इस बार वह वास्तव में इसे समझ गई है। और लियू ओशुन प्रकट हुई और उसने उल्लेख किया कि वह भी इसे समझ गई है। जियांग की आंखें भ्रम से भर गईं। एक मजबूर मुस्कान के साथ उसने कहा कि यह वास्तव में उतना गहरा नहीं था जितना उन्होंने सोचा था। लेकिन अब जब उसने संयोग से अनुमान लगा लिया था, तो उसने लड़ाई के लिए काम शुरू करने का फैसला किया। वह दूसरों की ओर भागने लगा, लेकिन लियू ओशुन और वू हिनक्यू से लाई बिंग और प्रिंस वांग की अच्छी तरह से रक्षा करने और दूसरों को मारने न देने के लिए कहने से पहले नहीं, क्योंकि हमारे लड़के ने उन्हें एक मिशन सौंपा था। वे खुश होने से खुद को रोक नहीं पाए और किसी भी कीमत पर उनकी रक्षा करने का वादा किया। वास्तव में हमारा लड़का बस थोड़ा व्यायाम करना चाहता था। लियू ओशुन के लोगों ने जियांग वुक्सियांग पर हमला किया, लेकिन पलक झपकते ही उसने उनमें से एक के सिर को पकड़ लिया और उसके शरीर को जोर से जमीन पर पटक दिया, जिससे वह आदमी दर्द से चीखने लगा। तलवार चलाने वाले 2 लोगों ने हमला करने के लिए उसके कमजोर गार्ड का फायदा उठाने की कोशिश की, लेकिन वुजियांग ने अपनी 8 सशस्त्र युद्ध देव शरीर नामक तकनीक का इस्तेमाल किया और उसके शरीर से ऊर्जा से बनी कई मुट्ठियां निकलीं, जिसने आसानी से दोनों लोगों को नीचे गिरा दिया। मुट्ठियों में से एक ने लियू ओशुन पर हमला किया, लेकिन उसने अपनी तलवार बाहर निकाली और आखिरी क्षण में हमले को रोक दिया। पहले तो हमारे लड़के ने उसकी मदद करने का फैसला किया, लेकिन ये देखकर कि वह कितना मजबूत था, उसे एहसास हुआ कि इस आदमी को किसी की मदद की जरूरत नहीं है। हमले से ऊर्जा और भी तीव्र हो गई और लियू ओशुन के लिए खुद का बचाव करना मुश्किल होता गया। वह घबरा गया और उसकी आंखें डर से चौड़ी हो गईं। उनके पीछे लियू हान था। जियांग वुजियांग बहुत मजबूत था, इसलिए उसने लियू हान को दूसरे समूहों से सहायता लाने का आदेश दिया। लियू हान, जो अपने विचारों में डूबा हुआ था, अपनी समाधि से बाहर आया और उसे थोड़ा रुकने के लिए कहा। उसकी आंखें गंभीरता से भर गईं। उसने पीछे जाकर एक पोर्टल को बुलाया और पसीना बहाते हुए उसने डैन लिशून के समूह को बुलाया और उन्हें सुदृढ़ीकरण भेजने का आदेश दिया। पहले तो उन्होंने मना कर दिया क्योंकि चीजें योजना के अनुसार नहीं चल रही थीं, लेकिन अंततः उन्होंने हार मान ली। तभी जियांग उसके ऊपर दिखाई दिया, तलवार निकाली और एक तीक्ष्ण निगाह से देखा कि इस आदमी के पास सहायक वर्ग था। लियू हान ने अपना सिर उठाया और जियांग को देखते ही उसकी आंखें डर से चौड़ी हो गईं। जियांग इस आदमी को अपनी शक्तियों का उपयोग नहीं करने देना चाहता था, इसलिए वह जमीन पर उतरा और एक दृढ़ अभिव्यक्ति के साथ एक भयंकर वार किया। लेकिन उसके आश्चर्य के लिए लियू हान ने समय पर प्रतिक्रिया की और पोर्टल में प्रवेश किया। खुद को बाल बाल बचा लिया। उसकी आंखें क्रोध से चमकने लगीं। उसने अपने दांत भींच लिए, ये जानते हुए कि उसके पास खुद को शून्य में आत्मसमर्पण करने के अलावा कोई और विकल्प नहीं था। वह क्रोधित था क्योंकि उसे नहीं पता था कि वू किन के समूह ने अभी तक जियांग चेन से क्यों नहीं निपटा है। वास्तविकता ये थी कि वह व्यस्त थी। तांग यंग ने अपने खंजर निकाले और उसकी आंखें द्वेष से चमकने लगीं।
मुस्कुराते हुए उसने किंकिंग पर हमला किया, लेकिन उसने अपने छोटे चाकुओं का उपयोग करके हमले को रोक दिया। उसका ध्यान उस पर केंद्रित था, जिससे उसकी आंखें आश्चर्य में चौड़ी हो गईं। उसने लियू हान को बताया कि उसे तांग यांग ने रोका हुआ है। दोनों हत्यारे थे, और लोग हमेशा कहते थे कि किंकिंग नंबर 1 है और तांग यांग नंबर 1, और आज वह दिन था जब वह देखना चाहती थी कि क्या ये सच है। लियू हान ने पूछा कि डैन लिशुंग कहाँ है। वह भी व्यस्त थी। जैसे ही वह दूसरों की ओर बढ़ी, बाई फेंग उसके रास्ते में खड़ा था। उसने अपनी तलवार निकाली और गुस्से से भरी निगाहों से कहा कि अगर वह उसके साथियों पर हमला करना चाहती है तो उसे अपने मृत शरीर के ऊपर से गुजरना होगा। डैन लिशुंग ने अपनी शक्ति को सक्रिय किया, जिससे एक शक्तिशाली नीली ऊर्जा प्रकट हुई। उसने पहले बाई फेंग को शुद्ध करने और फिर दूसरों को शुद्ध करने का फैसला किया। लुओ शान के समूह के कई सदस्य दूसरों के खिलाफ लड़ रहे थे, लेकिन जियांग की टीम के पास 2 मजबूत योद्धा थे जो हमलों को रोक रहे थे। जियांग के आदेश का पालन करते हुए लियू सान दाओ ली बिंग के साथ गई, जो अपना धनुष पकड़े हुए जमीन पर बैठी थी। लियू सान दाओ ने अपनी छाती के सामने अपनी बाहों को पार किया और अनंत पृथ्वी ढाल को सक्रिय किया। पलक झपकते ही उसके सामने एक शक्तिशाली ढाल बनने लगी। उसने ली बिंग को उसके पीछे छिपने और दूसरों का समर्थन करने का सुझाव दिया। अब जब ली बिंग को घात लगाए जाने की चिंता नहीं थी, तो वह मुड़ी और उसकी आंखें गंभीरता से भर गईं। उसने अपने विरोधियों की ओर एक शक्तिशाली बर्फ का तीर चलाया। म्यू हिनक्यू ने अपनी तलवार निकाली और उसकी आंखें चमकने लगीं। वह लुओ शान की ओर बढ़ने लगी और राजकुमार को आदेश दिया कि जब वह युद्ध में जाए तो उसे ढकने के लिए अभिशाप का प्रयोग करे। उसने आज्ञा का पालन किया, अपना हाथ बढ़ाया और हतोत्साहित करने वाले अभिशाप का प्रयोग किया, जिससे एक बुरी ऊर्जा प्रकट हुई। अभिशाप को देखते ही पुरुषों में से एक ने मानसिक रक्षा सक्रिय कर दी, लेकिन पलक झपकते ही म्यू हिनक्यू बिजली की तरह आगे बढ़ी और जानलेवा नजर से उस आदमी पर हमला कर दिया, जिससे उसका पेट कट गया। आदमी ने अपना मुंह खोला और दर्द से चीखने लगा। लियू हान पोर्टल के अंदर छिपा हुआ था। उसने हमारे लड़के को ध्यान से देखना शुरू किया। उसे एहसास हुआ कि इस गति से जल्दी या बाद में लुओ शान और अन्य लोग हार जाएंगे। जियांग ने पोर्टल की उपस्थिति को महसूस किया और अपनी तलवार का उपयोग करके उसे काट दिया। हमारा लड़का ये देखकर थक गया था कि लियू हान को वेक ए मोल गेम खेलना पसंद है, लेकिन शांत भाव से उसने उसके साथ खेलने का फैसला किया। लियू हान जियांग चेन से बचने की कोशिश में व्यस्त था, इसलिए वह हिल नहीं सकता था। अपने साथियों को स्थानिक टेलीपोर्टेशन के साथ सहायता करना तो दूर की बात थी। 2 लोगों ने हमारे लड़के पर पीछे से हमला करने की कोशिश की, लेकिन जैसा कि उम्मीद थी, उसने पहले ही उन्हें देख लिया था। जियांग ने उन पर तलवार फेंकी, जो सीधे उनकी छाती पर लगी, जिससे गहरे घाव हो गए। मुस्कुराते हुए उसने बताया कि वह मोल्स को खोज सकता है और उन्हें एक ही समय में काट सकता है। लियू शान, जो कुछ हद तक घायल था, ने अपना मुंह खोला और खून थूकना शुरू कर दिया। जियांग वुशुंग के खिलाफ लड़ने वाले उसके कई लोग गिर गए थे और जमीन लाशों से भर गई थी। जियांग वुशुंग अभी भी सुरक्षित था। उसने अपनी मुट्ठी बंद कर ली और एक गहरी निगाह से उसे गौर से देखने लगा। वह ये देखकर उनका मजाक उड़ाए बिना नहीं रह सका कि वे 8 योद्धा होने के बावजूद उसे हरा नहीं पाए थे, और उन्हें फिर से कोशिश करने के लिए 9 और योद्धा इकट्ठा करने की सलाह दी। लियू शान अपने कंधे पर हाथ रखे हुए जमीन पर लेटा हुआ था। समूह का गठन पूरी तरह से अव्यवस्थित था और जियांग वुशुंग बहुत शक्तिशाली था। इसके अलावा जियांग चेन अभी भी स्वतंत्र रूप से लड़ रहा था। वह जानता था कि अगर यह इसी तरह जारी रहा तो वे हारने वाले थे। लेकिन फिर कुछ हुआ और आसमान काले बादलों से भर गया और गरजने लगा। लियू शान ने अपने दांत भींचे और उम्मीद खो दी, लेकिन जब उसने आसमान की ओर देखा तो उसकी आंखों में उम्मीद की एक रोशनी दिखाई दी। बादल आपदा की शक्ति थी और उसे ये देखकर राहत मिली कि यह आ गया है। वे गरज से मारे जाने वाले थे, इसलिए उसने डैन लिशुंग को अपनी शक्तियों का उपयोग करने का आदेश दिया। उसने अपने हाथ आगे बढ़ाए और उसके शरीर से एक शक्तिशाली नीली ऊर्जा निकलने लगी। बाई फेंग ने अपनी तलवार को कसकर पकड़ लिया और तेजी से उसकी ओर बढ़ने लगा। डैन लिशुंग ने खुद को हमले से बचाने के लिए एक अवरोध का आह्वान किया। जियांग
वुशुंग का ध्यान उस पर केंद्रित था और उसे ये समझने में देर नहीं लगी कि यह लियू शान की असली योजना थी। उसने सभी को पहले डैन लिशुंग को मारने का आदेश दिया। अब जब वह विचलित हो गया था, लियू शान खड़ा हो गया और उसकी निगाहें उस पर टिक गईं। उसने अपना हाथ जमीन पर रखा और एक ऊर्जा फर्श पर फैलने लगी। वह मुस्कुराए बिना नहीं रह सका, ये बताते हुए कि अब बहुत देर हो चुकी थी। ऊर्जा जियांग वुशुंग के शरीर में प्रवेश कर गई, जिससे वह जमीन पर घुटनों के बल गिर गया। एक हाथ अपने घुटने पर रखते हुए उसने दूसरा हाथ फर्श पर रखा और गुस्से में अपने दांत पीसने से खुद को नहीं रोक सका, ये जानते हुए कि वह बहुत लापरवाह था। अब जियांग वुशुंग स्थिर हो गया था। बाई फेंग ने डैन लिशुंग के पास जाकर हमला करने की तैयारी की। लियू शान जानता था कि भले ही वह अपने पास मौजूद सभी भ्रमों का इस्तेमाल करे, लेकिन वह उसे लंबे समय तक फंसा नहीं पाएगा। लेकिन उसे 10 सेकंड तक स्थिर रखना ही काफी था, क्योंकि जब तक वह भ्रम से बच निकलता, जियांग नान पहले ही खत्म हो चुका होता। उसने डैन लिशुंग को आदेश दिया कि वह समय बर्बाद न करे। उसने वाटर ड्रैगन डांस नामक तकनीक का इस्तेमाल किया। दिव्य और राक्षसी ऊर्जा उसके शरीर की रक्षा कर रही थी। ऊर्जा का एक शक्तिशाली विस्फोट बाई फेंग की ओर निकल गया। सौभाग्य से उसने तलवार का उपयोग करके हमले को रोक दिया, लेकिन इस प्रक्रिया में उसका शरीर पीछे की ओर उड़ गया, जिससे उसे पीछे हटना पड़ा। जब डैन लिशुंग की आंखें चमक रही थीं, उसने अपने हाथों को आकाश की ओर बढ़ाया और ब्लू स्काई वाटर नामक अपनी सबसे अच्छी तकनीक का इस्तेमाल किया। सर्प ड्रैगन। उसने एक निषिद्ध मंत्र सक्रिय किया, जिससे नीली ऊर्जा आकाश से जियांग के समूह के शरीर पर उतरी और कुछ ही देर बाद उनके सिर पर एक निशान दिखाई दिया। जियांग, जिसके कंधे पर तलवार टिकी हुई थी, ने शांत निगाह से दूसरों को देखना शुरू किया और ये देखकर भ्रमित हो गया कि सभी के सिर पर निशान दिखाई दिए थे। उस क्षण बिजली से बना एक शक्तिशाली ड्रैगन आकाश में दिखाई दिया और उन्हें गौर से देखने लगा। लुओ सैंडो और लाई बिंग ने ड्रैगन को देखना शुरू किया। उनके जबड़े इस डर से खुले रह गए कि कहीं उन पर वज्रदंड न लग गया हो। वज्रदंड की शक्ति 7 परिवर्तनों वाले एक सीलबंद राजा के बराबर थी। हमले की रेंज बहुत बड़ी थी और भागने का कोई समय नहीं था। तांग यंग की आंखें खुशी से भर गईं। उसने अपने प्रतिद्वंद्वी पर 3 बार वार किया था, जिसमें से आखिरी वार में उसकी जान जाने वाली थी, इसलिए वह हार गई थी। वू किंकिंग ने अपना एक हाथ खो दिया था और उसकी छाती पर गहरा घाव था। वह अपने हाथ पर लगे घाव को धीरे धीरे लियू हान के द्वार में प्रवेश करने लगी। मुस्कुराते हुए उसने तांग यंग का मजाक उड़ाते हुए कहा कि उसकी जीत का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वे खगोलीय प्रतिभाओं की रैंकिंग प्रतियोगिता में हारे हुए थे, जिससे पता चलता है कि ग्रेट जिया को हारने वालों के बारे में कुछ भी याद नहीं है। जियांग की टीम के सदस्यों ने आसमान में गड़गड़ाहट देखना शुरू कर दिया। वे निराश महसूस करने से खुद को नहीं रोक पाए, क्योंकि वे उन्हें हराने वाले थे। यह नहीं जानते थे कि यह भाग्य का मामला था या नहीं। बाई फेंग गुस्से में था और उसका शरीर एक तीव्र ऊर्जा से घिरा हुआ था। उसने फिर से हमला करने की तैयारी की और खुलासा किया कि दा लिशुंग के पास शून्य में भागने की क्षमता थी। उसने ये कहते हुए द्वार में प्रवेश किया कि वह शुद्ध होने जा रहा है। राजकुमार ने गड़गड़ाहट को देखना शुरू कर दिया और डर महसूस करने से खुद को नहीं रोक सका, लेकिन उसने कहा कि वह और म्यू हनक्यू एक साथ मरने जा रहे हैं। उसने अपने सिर पर हाथ रखा और रोने से खुद को नहीं रोक पाए। उसने उसे जाने का आदेश दिया, क्योंकि कोई भी उसके साथ मरना नहीं चाहता था। वह जियांग के साथ जाना चाहती थी। धीरे धीरे जियांग हुआशुंग ने खुद को भ्रम से मुक्त करना शुरू कर दिया और उसकी आंखें बदला लेने की प्यास से चमकने लगीं। लियू ओशान ने खुलासा किया कि वे मरने वाले थे और जियांग नान हार गया था और 4 महान युद्ध क्षेत्रों में से कोई भी आगे नहीं बढ़ने वाला था। जियांग हुआशुंग जानता था कि वज्रदंड उसे मार नहीं पाएगा और उसने गुप्त क्षेत्र छोड़ने के बाद मृत्यु तक उनका पीछा करने की कसम खाई। लियू ओशान ने पोर्टल में प्रवेश किया और उसका मजाक उड़ाया, कहा कि पहले उसे जीवित रहना होगा ताकि फिर उन्हें मार सकें। लेकिन तभी कोई कूद पड़ा। ये जियांग था जिसने खुद को वज्रदंड की ओर फेंक दिया था। ड्रैगन उसे ध्यान से देखने लगा, हमला करने के लिए तैयार। जियांग की आंखें दृढ़ संकल्प से भरी थीं। उसने पूछा कि वे एक साधारण गड़गड़ाहट से इतना क्यों डरते हैं। यह नहीं जानते कि भागना जरूरी है या नहीं।
लियू ओशान और पोर्टल में छिपे हुए अन्य लोग हंसे बिना नहीं रह सके। ये सोचकर कि जियांग पागल हो गया है और उसे लगता है कि गड़गड़ाहट की सजा पर्याप्त शक्तिशाली नहीं थी। एक आत्मविश्वासी भाव के साथ उसने ड्रैगन की ओर अपना हाथ बढ़ाया और एक मुस्कान के साथ प्रकट किया कि वह इस पल का लंबे समय से इंतजार कर रहा था, और पूछा कि क्या यह उनके पास छिपा हुआ कार्ड नहीं था। ये बताते हुए कि यह कुछ कमजोर था। बिजली से बने कई ड्रैगन आकाश में दिखाई दिए और दहाड़ने लगे, लेकिन जियांग शांत रहा। वे घबराए बिना नहीं रह सके क्योंकि 9 ड्रैगन जियांग चेन की ओर बढ़ रहे थे। उन्होंने पूछा कि डैन लिशून क्या कर रही थी। उसे ड्रैगन को दूसरों पर हमला करने का आदेश देते हुए उसने ड्रैगन की ओर अपना हाथ बढ़ाया और उसकी आंखें डर से भर गईं। उसने उन्हें नियंत्रित करने की कोशिश की लेकिन असमर्थ थी। वह घबरा गई। यह नहीं जानती थी कि यह कैसे संभव है कि वह अपनी आपदा को नियंत्रित नहीं कर सकती। हमारा लड़का जमीन पर उतरा और बिजली के ड्रैगन को अवशोषित करना शुरू कर दिया। उसकी आंखें उत्साह से चमकने लगीं और एक मुस्कान के साथ उसने बताया कि उसका पानी अब शुद्ध नहीं रहा। फिर उसने बिजली के समलन नामक थंडर डोमिनेटर क्षमता का इस्तेमाल किया। वह आसमान में उड़ने लगा और सभी का ध्यान उस पर केंद्रित था। उसने बताया कि इस बार हारने वाले वे ही थे। ये देखकर सभी हैरान रह गए कि हमारे लड़के ने ड्रैगन की बिजली को अवशोषित कर लिया था, यह महसूस करते हुए कि उसके पास 2 वर्ग हैं। उन्हें नहीं पता था कि हमारे लड़के ने और कितने रहस्य छिपाए हैं। जियांग ने उन्हें घूरना शुरू कर दिया और अपना हाथ बढ़ाया, जिससे विद्युत ऊर्जा प्रकट हुई। जियांग के लिए शिकार शुरू करने का समय आ गया था। उसने स्काई ब्लेड और थंडर ब्लेड नामक कौशल का इस्तेमाल किया। वह देखना चाहता था कि कौन तेज है, उसका थंडर या लियू हान का पोर्टल। यह वीडियो का अंत है। अगर आप लोग अगला भाग देखना चाहते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और लाइक करें।